नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो जून मंथ की नेक्स्ट वीक का हम लोग करंट अफेयर तैयार करने चल रहे हैं, जिसमें 8 जून से लेके 14 जून तक यानी 14 जून तक की वीकली करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं लास्ट वीक के करंट अफेयर को आपने देख के अच्छे से समझ लिया होगा, उसको कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटेड डाउन किया होगा। इसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और गाइज, ये हमारा t.me/परीक्षा मंथन ये टेलीग्राम लिंक है। अपने मोबाइल फोन में आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस URL को सर्च करेंगे, आप हमारे ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। इसमें आपको बेनिफिट यही मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस, PDF फाइल्स, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। और ये परीक्षा मंथन की कुछ मैगजीन्स हैं जो आप देख पाएंगे। लक्ष्य वन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जो कि क्वार्टरली लेवल पे अवेलेबल है। लक्ष्य 2 ये क्वार्टरली लेवल पे है। करंट अफेयर कैप्सूल, प्रश्न निधि, मंथन प्रश्न निधि, ये क्वार्टरली और मंथली लेवल पे अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें गाइस कि लक्ष्य 3 का लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है। ये आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9335151971। और ये आप वेबसाइट लिंक देख पा रहे होंगे manthanprakashan.in, और यहाँ पे लॉगिन करके भी आप इन मैगजीन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये लक्ष्य 3, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लक्ष्य 3 का ये हाफ ईयरली एडिशन यहाँ पे आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दिसंबर 2020 से लेकर मई 2020 तक के हैं, और ये आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर सेगमेंट को। सबसे पहला पॉइंट, 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशन डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा कि हमें इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही में 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया है? 8 जून को। उसके बाद इस दिवस को प्रतिवर्ष 8 जून को समुद्र की साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट, इस दिवस की थीम थी महासागर में मौजूद लाइफ और लाइवलीहुड से जुड़े तथ्यों के बारे में आम जन तक जानकारी पहुंचाना। ये इसकी थीम है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखेंगे वर्ल्ड ओशन डे के संदर्भ में। वहीं पे लोगों में जागरूकता पैदा करना कि ये महासागर ही है जो पूरी दुनिया में प्रोटीन उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा जरिया है ना, जहाँ पे आप लोग सी फूड के बारे में जानते हैं। और पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। यह दिवस साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी ग्रह नामक फोरम के प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद इसको मनाया जाने लगा। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। ये चौथा पॉइंट जो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं गाइस आप लोगों के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो 1992 में कहाँ हो रहा है? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है जी, तो ये 4 पॉइंट वर्ल्ड ओशन डे से संदर्भ में आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री, आप देख पा रहे होंगे मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और वर्ष 2018 से मालदीव ने उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी, और अब जाके ये फाइनली बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में महासभा अध्यक्ष पद सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है ना, महासभा का जो अध्यक्ष है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य देश हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और शाही जी जो है ये 76वीं महासभा की अध्यक्षता करेंगे 2021-22, है ना। ये इनका कार्यकाल होगा 2021-22 के लिए। और 76वीं महासभा का पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कौन अध्यक्ष बना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि कौन से सत्र की महासभा को ये संबोधित करेंगे, तो 76वें नंबर की। उसके बाद महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हर साल गुप्त मतदान के जरिए चुनाव किया जाता है, और जीत के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता यहाँ पे होती है। ठीक है, शाहिद तुर्की
के राजनयिक वोल्कान बोस्कीर का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले कौन थे, इनका नाम भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे, तो यानी 76वें नंबर के ये अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। हितेंद्र दवे बने हैं HSBC इंडिया के CEO। ये हितेंद्र दवे हैं, इनका पिक आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSBC के दिग्गज बैंकर हितेंद्र दवे को भारत में अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है। ये पहला पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। और सुरेंद्र रोशा का ये स्थान लेंगे, किसकी जगह ले रहे हैं, सुरेंद्र रोशा की जगह ले रहे हैं। और दवे वर्ष 2001 से बैंक के साथ ही जुड़े हुए हैं और विभिन्न पदों पे इन्होंने काम भी किया है। अब यहीं पे जरा हम HSBC के बारे में बात करें तो HSBC ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पे है। वहीं समूह को लाभ देने के मामले में हांगकांग और चीन के बाद भारत का स्थान आता है। तो यानी चीन, हांगकांग, चीन, उसके बाद तीसरा नंबर है भारत। ठीक है। HSBC को 2020 में $1.024 बिलियन का प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ था और इस बैंक की भारत के 14 शहरों में 26 शाखाएं मौजूद हैं। बैंक में भारत में 39,000 लोग इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। इनमें लैंडर के ग्लोबल ऑपरेशन में मदद करने वाले बैंक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि HBSC के CEO बनाए गए हैं हितेंद्र दवे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अनूप चंद्र पांडे। देखिए अनूप चंद्र पांडे ये अगले चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त यहाँ पे घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। और अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या एक बार फिर 3 हो गई है ना। इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2021 में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं रिटायर्ड IAS राजीव कुमार एक अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इलेक्शन कमीशन जिसके एक चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अल सल्वाडोर बना बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश। ये बिटकॉइन आप देख पा रहे होंगे जो कि पहले गैर कानूनी माना जा रहा था, अब इसको कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। ठीक है। हाल ही में मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान की है और इसके साथ ही यह करने वाला अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका इस्तेमाल अल सल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाएगा और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है, नायब बुकेले के अनुसार बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले अल सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा। तो बिटकॉइन को मान्यता देने वाला, कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश दुनिया का अल सल्वाडोर। ठीक है। अब बिटकॉइन के बारे में जरा इंपॉर्टेंट बात जाने कि बिटकॉइन एक प्रकार की क्या है, डिजिटल मुद्रा है जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। वहीं पे बिटकॉइन वर्ष 2009 में दुनिया के सामने ये पेश किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब से हो रही है, 2009 से। ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे बिटकॉइन इस तरीके से ये दिखता है। उसके बाद डिजिटल मुद्रा है तो ऑनलाइन इसका सब ट्रांजेक्शन होता है। यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है जी। तो यही कारण थे कि इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था, लेकिन फाइनली पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है जिसने इसको कानूनी मान्यता दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्फूर्ति प्रिया बनी भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने थे, है ना। कमेंट करके बताइएगा व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी का नाम। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन है। फेसबुक के शिकायत अधिकारी बनी है स्फूर्ति प्रिया। ठीक है। हाल ही में प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की वेबसाइट के लिए मुताबिक उसने
स्फूर्ति प्रिया को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। और फेसबुक ने कदम हाल ही में लागू हुए नए आईटी नियमों की पृष्ठभूमि में ये सामने आया है। और इन नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। इस पद पर नियुक्त व्यक्तियों को भारत में ही रहना अनिवार्य होगा। ये भी यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फेसबुक उपभोक्ता एक ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक भारत में उपभोक्ता नई दिल्ली स्थित एक पते पर डाक के माध्यम से भी अपनी शिकायत को फेसबुक कार्यालय में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि फेसबुक की शिकायत अधिकारी बनी है स्फूर्ति प्रिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। डेबी हैविट बनी है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हैविट। ये इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। और हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने डेबी हैविट को 158 साल पहले गठित इस खेल की राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। तो पहली महिला बनी है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद डेबी पूर्व अध्यक्ष ग्रेग क्लार्क के इस्तीफे के 14 महीने बाद जनवरी इंग्लैंड एफ से जुड़ेंगी। ठीक है जी। अब फुटबॉल एसोसिएशन FA का गठन 1986 में हुआ था। यहाँ पे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कौन बना है, किसके स्थान पे बन रही है अब ये। उसके बाद FA फुटबॉल एसोसिएशन जिसकी अध्यक्ष बनाई जा रही है उसका गठन कब हुआ है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा 1986। और इसने 2018 में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल की शुरुआत की थी। और FA इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है जी, इसके संदर्भ में 2-3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। संजय यादव बने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। देखिए यूपी PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, या यूपी के जो भी एग्जाम है वहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। 26 जून 1961, तारीख ध्यान दीजिएगा, 26 जून 1961 को जन्मे संजय यादव 25 अगस्त 1986 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। और उसके बाद उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत प्रारंभ की। और सिविल, रेवेन्यू और संवैधानिक मामलों में वकालत करने वाले संजय यादव मध्य प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। और 2007 में उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। इसके बाद वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और जनवरी में उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया। और फाइनली अब ये यहाँ पे नए चीफ जस्टिस के रूप में सामने आ गए हैं संजय यादव। ठीक है जी, संजय यादव ध्यान रखेंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जेम्स एंडरसन, आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे, इनको पहचानते होंगे आप लोग जो क्रिकेट देखते हैं, कि जेम्स एंडरसन बने हैं इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी। हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन देश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। और उन्होंने पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बर्मिंघम टेस्ट जो है जेम्स एंडरसन का 162वां टेस्ट मैच था। एंडरसन ने महज 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। और अब वे 162 टेस्ट मैच के आंकड़े तक पहुंच गए हैं, जो कि इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, जेम्स एंडरसन अब सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें नंबर पे हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में एंडरसन के पास 3 और दिग्गजों को पछाड़ने का मौका है। अगर जेम्स एंडरसन भारत के खिलाफ 5 टेस्ट खेल लेते हैं तो राहुल द्रविड़, शिव नारायण, चंद्रपॉल, जैक कॉलिंस को ये पछाड़ देंगे। और राहुल द्रविड़ और जैक पॉल ने 164 टेस्ट मैच खेले हैं, वहीं जैक कॉलिंस ने 166 टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है, तो जेम्स एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए आशीष सर्राफ ये बने हैं रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक। ठीक है, हाल ही में फ्रांस की रक्षा और एरोस्पेस कंपनी थैलेस
ने आशीष सर्राफ को भारत के लिए अपना उपाध्यक्ष और कंट्री डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है और यह नियुक्ति 1 जून 2021 से लागू हुई। सर्राफ इस पद पर इमैनुअल डी रॉकफेल की जगह लेंगे। किसकी जगह ले रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे नाम, और जिन्हें थैलेस की पश्चिम एशिया इकाई का वाइस प्रेसिडेंट और प्रमुख भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। सर्राफ इससे पहले यूरोपीय कंपनी एयरबेस हेलीकॉप्टर के अध्यक्ष एवं भारत और दक्षिण एशिया बाजार में ये प्रमुख रहे हैं और फिलहाल सर्राफ भारत में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करेंगे और देश में थैलेस की रणनीतिक वृद्धि और स्थानीय टीमों को और मजबूत करने तथा सहयोग में नवोन्मेष जिम्मेदारी को ये संभालेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष कौन बन रहे हैं, तो आशीष सर्राफ। ठीक है, उसके बाद ये किसकी जगह ले रहे हैं, किसकी जगह लेंगे, इमैनुअल डी रॉकफेल। तो यहां से आप लोग 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, आशीष सर्राफ, ये इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया गया है गाइस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हाल ही में 12 जून 2021 को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ष 2002 में की थी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कब शुरुआत की गई है, और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। ठीक है, ताकि वे बच्चे अपने सपनों और बचपन को न खोएं। नेक्स्ट पॉइंट, इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की जो थीम थी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अभी तक प्रश्न जो आते थे वो दिवस के ऊपर भी आते थे, लेकिन अब अधिकांश जो प्रश्न देखने को मिलते हैं दिवस से तो आते ही हैं, साथ में उनकी थीम से भी रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस बार जो इसकी थीम थी वो है कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना। कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम रही है और यह दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बच्चों के विकास और उनके हक के लिए आवश्यक चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इसका आप थीम याद रख पाएंगे, कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना। जैसा कि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में छोटे बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि तीसरी लहर आने से पहले सब वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे और स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पुलित्जर प्राइज। देखिए पुलित्जर प्राइज सबसे पहले कौन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है और इस वर्ष भारतीय मूल की पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन। ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल की पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन, इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार दुनिया के सामने चीन के बड़े झूठ को उजागर करने को लेकर मिला है। वहीं अमेरिका के अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करने वाली लड़की डार्नेला फ्रेजियर को भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में। कौन सी भारतीय मूल की महिला को मिला है, तो मेघा राजगोपालन। ठीक है, और अश्वेत शख्स जिसकी हत्या की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मिला है वो है डॉर्नेल फ्रेजियर। 3 पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार का सबसे पहले दिया गया था 1917 में। ठीक है जी, 1917 में जब चंपारण का आंदोलन चल रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऐसे आप यूएस कैन कनेक्ट, है ना। इसे अमेरिका में इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कहां पे, अमेरिका में। पुलित्जर पुरस्कार हर साल 21 श्रेणियों में पत्रकारिता, साहित्य और कला में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके तहत एक प्रमाण पत्र और $15,000 नगद पुरस्कार राशि इसके अंतर्गत शामिल है और ये पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से दिया जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो इतने इस पेज पे आप लोग देख पा रहे होंगे 6 पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। आप चाहें तो कहीं एक साफ पेज पे अपना नोट बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब पुलित्जर अवार्ड की सूची की अगर बात करें तो जैसे कि आप लोग जान पाए कि 21 श्रेणियों में दिया जाता है। सारे याद नहीं करने, लेकिन फिर भी एक नजर आप देखे रहें, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बायोग्राफी, तो ये ले पेन और तमारा पेन, द हेड और अराइजिंग,
इसको मिला है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, जिसमें एंडी चंग, लॉरेंस हार्ली, एंडिया जनुटा जमाई, यानी ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आप लोग यहाँ ध्यान रख सकते हैं, इतिहास के लिए मिला है मार्सिया चैटलेन और फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये एक बार लिस्ट आप गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। उसके बाद ड्रामा की अगर बात करें तो ड्रामा के लिए मिला है कटोरी हॉल, द हॉट विंग किंग, ये सारी लिस्ट हैं। यहाँ पे कमेंट्री के लिए मिला है माइकल पॉल विलियम्स और रिचमंड टाइम डिस्पैच। ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मिला है स्टार ट्रिब्यून को, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है द मार्शल प्रोजेक्ट, ये आप नाम देख पा रहे होंगे। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन, अभी जो आपने नाम सुना भारतीय मूल की हैं, ये आप लोग कम से कम एटलीस्ट ये तो आप ध्यान रखेंगे ये नाम। ठीक है, उसके बाद लोकल रिपोर्टिंग, देखिए इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल रिपोर्टिंग के लिए मिला है कैथलीन मैकग्रोरी, नील बेदी और टेम्पा बे टाइम्स। इन सभी नामों में जो आप नाम देख पा रहे हैं किस श्रेणी में, सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहेगा मेघा राजगोपालन। वाई? क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है, बाकी सब कहीं ना कहीं विदेशी हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल की महिला के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अंकताड़ की नई महानिदेशक बनाई गई हैं रेबेका ग्रीनस्पैन, ये इनका फोटो है, आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ाने के लिए अपनी एजेंसी अंकताड़ के महानिदेशक पद पर कोस्टारिका की महिला शास्त्री हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। कहाँ की हैं? कोस्टारिका। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो अभी हाल ही में अंकताड़ की नई महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन को बनाया गया, ये किस देश की हैं? तो कोस्टारिका। क्लियर? इनकी नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। और आपको बताएं कि रेबेका इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिका क्षेत्र की पहली व्यक्ति ये होंगी। वहीं पे व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकताड़ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया, महानिदेशक कौन है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। उसके बाद रेबेका 2014 इबोरो अमेरिकी शिखर बैठकों की तैयारी करने वाले मंच इबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटेरिएट की महासचिव भी रही और वर्ष 2010-2014 तक UNDP की ये उप प्रशासक भी रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अंकताड़ के संबंध में कि अंकताड़ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून 2021 को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। और यह दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को दुनिया में जरूरत के मुताबिक खून उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपने अभी तक कभी अपना ब्लड डोनेट किया है ना। अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कि हाँ आपने किया है, हम इसमें देखेंगे आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब इस दिन रक्तदान करने की अपील की जाती है क्योंकि स्वस्थ लोगों द्वारा किए गए रक्तदान का उपयोग जरूरतमंद लोगों को खून चढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कब मनाया गया? 14 जून को। क्लियर? अब उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2004 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 2004 में। ठीक है, तब से हर साल 14 जून को ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और हर साल इस दिवस पर अलग अलग थीम रखी जाती है। इस बार की जो थीम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खून दो और दुनिया को धड़कने दो। खून दो और दुनिया को धड़कने दो, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस दिवस को 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराने वाले जो वैज्ञानिक रहे वो हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इनका जन्म इसी दिन हुआ था 14 जून को, कार्ल लैंडस्टीनर। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इनके सम्मान में उनके जन्मदिन पर ही रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किन किन छात्रों ने अपना कभी ब्लड डोनेट किया है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नफ्ताली बेनेट, ये बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ये इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में नफ्ताली बेनेट
ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। तो इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, और अब नफ्ताली बेनेट बन गए हैं। ठीक है, नई सरकार के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया है। इनमें दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्गी पंथी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ये पार्टी भी है। येश एथिद पार्टी के मिकी लेवी को संसद का स्पीकर चुना गया है और उनके पक्ष में 67 सदस्यों ने मतदान भी किया। अब जरा यहाँ छोटी सी जानकारी नफ्ताली बेनेट के बारे में। नफ्ताली बेनेट 49 वर्षीय राजनेता और एक पूर्व तकनीकी उद्यमी भी हैं। नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू के साथ 2006-2008 के बीच एक वरिष्ठ सहयोगी के तौर पे काम भी किया है। ये इनके बारे में कुछ डिटेल है जो आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए हैं? नफ्ताली बेनेट। किन की जगह आए हैं? इनसे पहले कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अक्षय कुमार, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अक्षय कुमार बने हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। और आपको बता दें कि पुणे की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविशील्ड पेश की और कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत है। अभिनेता अक्षय कुमार कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों को और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करेंगे और इन उत्पादों के इस्तेमाल, सुरक्षा, दक्षता के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाएंगे। ठीक है जी, तो अक्षय कुमार आप ये देख पा रहे होंगे, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं संचारी विजय, इनका निधन हो गया है। ये इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का महज 38 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट के कारण इनका निधन हो गया। और संचारी विजय ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2011 में रिलीज हुई फिल्म रंगप्पा होगबिटना से की थी। पिछले 10 सालों में विजय ने कई फिल्मों में भी काम किया। संचारी विजय को नानू अवनाला अवलू में एक ट्रांसजेंडर किरदार निभाने के लिए 2015 में बेस्ट एक्टर भी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। उनकी दूसरी फिल्म थी हरिवू ने कन्नड़ में बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी यहाँ पे हासिल किया था। ठीक है, संचारी विजय नाम है इनका, जिनका निधन हो गया। कन्नड़ फिल्मों के ये सुपरस्टार, मशहूर अभिनेता ये माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है ना। देखिए, हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के द्वारा ये शुरू की गई थी। भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज एंड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज द्वारा वेबिनार इसके संदर्भ में आयोजित भी किया जाता है। ठीक है, आपके लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा, क्या इस बार इसकी कोई थीम रखी गई है? अगर इसकी कोई थीम रखी गई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आप देखते होंगे गाइस कि मैं हर लेक्चर में कोई ना कोई छोटा मोटा होमवर्क आप लोगों को जरूर देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए जो किसी कारणवश नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं वर्कआउट कर पा रहे हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है, तो आपके कमेंट सेक्शन को देख के भी वो इजिली गेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अभी तक आप जानते हैं कि भारत सरकार यानी भारत देश में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे पुरस्कार मिलते थे। अब असम सरकार भी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्रदान करेगी। तो ये कौन प्रदान करेगा? असम सरकार। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर असम कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। असम रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने असम भूषण पुरस्कार
और असम श्री पुरस्कार का गठन करने का भी फैसला लिया है, जो हर साल क्रमशः 3 लोगों, 5 लोगों और 10 लोगों को दिया जाएगा। यानी असम विभूषण 3 लोगों को, असम भूषण 5 लोगों को और असम श्री पुरस्कार ये 10 लोगों को कम से कम मिलेगा। क्लियर? तो ये करने वाला कौन है? असम राज्य है, ध्यान रखेंगे। अब सरकार द्वारा लिए गए इसमें अन्य निर्णय क्या है उसके बारे में जरा बात करें तो साहित्यकार हैं डॉक्टर होमेन बोरगोहेन। इनके जन्मदिन पर उनके नाम पर साहित्यिक पेंशन प्रदान की जाएगी और खेल पेंशन अर्जुन भोगेश्वर बरुआ के नाम उनके जन्मदिन 3 सितंबर पर ये दी जाएगी। और आर्टिस्ट अवार्ड हर साल 17 जनवरी को ये दिया जाएगा। यहाँ पे ये सरकार के द्वारा ये अन्य निर्णय कुछ लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रूस बना रहा है अपना पहला स्टेल्थ नौसैनिक पोत। कौन बना रहा है? रूस अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है जो पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। स्टेल्थ तकनीक से इस पोत का पता लगाना कठिन हो जाएगा। यानी ये पनडुब्बी है जो पानी के अंदर रहेगी तो कोई भी इसको नेविगेट करके पता नहीं लगा पाएगा कि पानी में किस लोकेशन पे ये है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस? मरकरी नेवल कॉर्वेट या प्रोजेक्ट 20-386 का हल तैयार है और इस पोत को 2022 में नौसेना को दिए जाने की उम्मीद है। यह युद्धपोत क्रूज मिसाइलों, आर्टिलरी और विमान भेदी मिसाइलों से लैस होगा और यह पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में भी सक्षम रहेगा। वहीं पे रूस पहले ही कुछ नौसेना के जहाजों में रडार आवेशित कोटिंग सहित स्टेल्थ तकनीक को शामिल कर चुका है और उन जहाजों को पूर्ण स्टेल्थ तकनीक नहीं थी उस टाइम, बल्कि अब देखिए मरकरी पोत एक रडार अवशोषित कोटिंग और एक विशेष आकार शामिल होगा और इससे इसकी सतह पर उभार और दरारें कम हो जाएंगी। यह पोत मिश्रित सामग्री और विशेष पेंट का उपयोग करेगा। अब देखिए एक टर्म आप देख पा रहे हैं गाइस, स्टेल्थ। देखिए स्टेल्थ विमान का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ विमान यानी जो रडार की पकड़ में नहीं आते। ध्यान रखिएगा, ये साइंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रडार की पकड़ में जो विमान नहीं आते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है स्टेल्थ विमान। तो ये कहीं ना कहीं स्टेल्थ नौसैनिक पोत जो बन रहा है ये रूस बना रहा है जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग और पिरामिडल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना है जो स्पर्शोन्मुख हैं और जिनमें हल्के लक्षण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला, किसने शुरू किया है? नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन। कितने जिलों को टारगेट करते हुए चल रहे हैं फिलहाल शुरुआत में? तो 112 जिले। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह अभियान 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान करेगा और यह अभियान एक विशेष पहल का हिस्सा है जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक जिला प्रशासक के साथ मिलकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के फोकस क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का ये समाधान करेंगे। और इस अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और इसमें 1000 से अधिक स्थानीय और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी कार्य करेंगे। ये एनजीओ 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को मरीजों से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा पीरामल फाउंडेशन गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ भी ये काम करेंगे। यह अभियान इन जिलों को आपूर्ति किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सही उपयोग के लिए नागरिकों की क्षमता का भी निर्माण करेगा और स्वयंसेवकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन इसमें करने, मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित भी करेगा। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखने हैं, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन जो ये अभियान है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। EIU ने विश्व के रहने योग्य शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है। यानी विश्व के रहने योग्य कौन से शहर हैं उनका वार्षिक सर्वेक्षण इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया गया है।
ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में रहने योग्य शहरों यानी वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटीज के वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी के में रहने योग्य शहरों की रैंकिंग को हिला दिया है। अब जरा समझें इस रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट क्या है कि महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण ऑकलैंड 2021 में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। इसके बाद जापान में ओसाका, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन का स्थान है। इन सभी देशों में महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के महानगर यूरोप के महानगरों से आगे निकल रहे हैं। वहीं सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के कारण दमिश्क में जीवन सबसे कठिन बन गया है। सबसे कठिन कहाँ है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है। सबसे उल्लेखनीय वृद्धि में होनोलुलु हवाई द्वीप द्वारा की गई थी। ये 46 पायदान ऊपर 14वें स्थान पे आ गया है और इसके रोकथाम के उपायों और तेजी से टीकाकरण कार्यक्रम के कारण इसकी रैंकिंग में सुधार आया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे रहने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय इनके अनुसार रिपोर्ट के अनुसार आया है वो है ऑकलैंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अनूप चंद्र पांडे, ये रिपीट हो गया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सुनील छेत्री, देखिए सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनल मेसी को पछाड़ दिया है। इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। 36 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया है और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न किस रूप में आ सकता है जो अभी तक देखने को मिला है। अब जैसे सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए आगे कौन निकल गए? सुनील छेत्री। कैसे भी प्रश्न को घुमा के बनाया जा सकता है। फिर अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सुनील छेत्री अब बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 गोल ये आगे हैं और यूएई के अली मखौद 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। छेत्री ने 2022 विश्व फीफा कप में 2023 एएफसी एशियाई कप के लिए संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में बांग्लादेश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सुनील छेत्री के बारे में। वे स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं और इंडियन सुपर लीग की ओर से बेंगलुरु एफसी और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों के ये कप्तान भी हैं। उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से किसको जाना जाता है? तो धोनी नहीं लगाइएगा। इसका मतलब क्या है कि सुनील छेत्री के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि अब तक 10वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सुनील छेत्री के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में एक साथ मोनल की 2 प्रजातियां पाई गई हैं। कहाँ पाई गई हैं? अरुणाचल प्रदेश। ये मोनल बेसिकली पक्षी आप देख पाएंगे। मध्य अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले में स्थानीय वन्यजीव उत्साही लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजातियों को एक साथ देखा गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि खोजी गई प्रजाति हिमालयन मोनाल है और इसे लोफोफोरस इम्पेजेनस भी कहा जाता है। ठीक है। ये इसका नाम ध्यान रखेंगे, लोफोफोरस और इम्पेजेनस। यह अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है, जबकि दूसरी प्रजाति जो है वो है स्केलेटर मोनाल, जिसे लोफोफोरस स्केलेटरी भी कहा जाता है और ये दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में ये पाए जाते हैं। इसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। इसे कोमजे लिपिक के पास 2850 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है और इन पक्षियों को समुद्र तल से 4173 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एको डबिंग पर देखा गया। ठीक है जी। तो ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब मोनाली पक्षी के बारे में अगर बात करें तो मोनाली पक्षी तीतर परिवार के जीनस लोफोफोरस से संबंधित है। तीतर आप जानते हैं, जिसे फासिया
निडे भी कहा जाता है। नर पक्षियों में रंगीन इंद्रधनुषी पंख होते हैं। वे आहार के रूप में जड़ों, बल्बों और कीड़ों को पसंद करते हैं। आवास विनाश और शिकार के कारण उन्हें कमजोर रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब सियांग जिले की बात करें जो चर्चा में आया है, ये अरुणाचल प्रदेश का 21वां जिला है, जिसे पश्चिम सियांग और पूर्वी सियांग जिलों में विभाजित करके बनाया गया था और इसका उद्घाटन 27 नवंबर 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नवाब तुकी द्वारा ये किया गया था। इसका नाम सियांग नदी पर रखा गया है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के नाम से जाना जाता है और इसी के नाम पे सियांग जिला रखा गया है। ठीक है, जो इस जिले से होकर बहती है। माना जाता है कि सियांग की उत्पत्ति हिमालय के उत्तरी हिस्से में अंगसी ग्लेशियर से हुई है और इस जिले में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का भी निवास यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। CBSL और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए समझौता किया है। किसने? CESL और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए समझौता एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख प्रशासन के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के बारे में जरा जानें, जिसमें CESL ने जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसने लद्दाख प्रशासन के साथ इसे स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत कई स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम भी लागू किए जाएंगे। अब इस परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो CESL सोलर मिनी और माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस, एनर्जी स्टोरेज बेस्ड सोल्यूशन, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, एफिशिएंट कुकिंग स्टोव, यानी इन सभी परियोजनाओं पे ये काम करेगा और यह लद्दाख में बहुत ठंडे तापमान के लिए घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग, पंप सेट और खाना पकाने के सेट के लिए स्वच्छ समाधान को भी विकसित करेगा। तो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है लद्दाख का? तो CESL, जिसका फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है जी, ये लद्दाख का फोटो आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स अपडेट जारी किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अब विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अपडेट जारी किया है और इस अपडेट के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.6 बढ़ने की उम्मीद है। यह आंकड़ा ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से मजबूत रीबाउंड के कारण 80 वर्षों में सबसे तेज मंदी के बाद ये गति होगी। अब इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखें जरा कि इस अपडेट के अनुसार कई उभरते बाजार विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी और उसके बाद के संकट से जूझ रही हैं। वैश्विक सुधार के संकेत हैं कि लेकिन कोविड-19 महामारी विकासशील देशों में लोगों के बीच गरीबी और असमानता को बढ़ा रही है। 2/3 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2022 तक प्रति व्यक्ति आय के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर में गिरफ्तार किए गए 800 अपराधी कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड के तहत पुलिस ने दुनिया भर में एक साथ 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसके लिए FBI और अन्य एजेंसियों ने एक जाल बिछाया था। ठीक है, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड या ऑपरेशन आयरन साइड दोनों का एक ही नाम है। अब इसके बारे में जरा हम लोग बात करें। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड नाम दिया था, जबकि AFP यानी ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने इसे ऑपरेशन आयरन साइड नाम दिया है। तो बेसिकली एक प्लानिंग के थ्रू इन 800 से ज्यादा अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये लास्ट टाइम जब जारी की गई थी तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था। हर बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो इस बार भी रिपोर्ट इसकी रैंकिंग जारी की गई है, तो आप इसको जरूर ध्यान से समझेंगे, है ना। देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी को रिसर्च
सिचुएशन पर फैकल्टी श्रेणी में 41वें स्थान पे रखा गया था। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 395वां रैंक हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसकी रैंकिंग 470 से बढ़कर इस संस्करण में 395 हो गई, जो सिचुएशन पर फैकल्टी श्रेणी में मजबूत सुधार के परिणाम स्वरूप ये फाइनली सामने आई है। और इस श्रेणी में आईआईटी गुवाहाटी ने, जिसको 41वां स्थान मिला है, 2021 में अपने स्कोर में 9 से सुधार करते हुए 2022 में ये 94.8 का स्कोर ये हासिल इन्होंने किया है। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर है जी? चलिए अब इसके बारे में जरा समझें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो है, इस रैंकिंग की घोषणा 8 जून को 6 कारकों के आधार पर की गई थी। अब ये कौन से कारक हैं? शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र, अंतर्राष्ट्रीय संकाय और अंतर्राष्ट्रीय छात्र। ठीक है जी, तो ये 6 कारक, ये 6 आधार हैं जिनके बेस पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग को जारी करती है, जिसमें आईआईटी गुवाहाटी 41वें स्थान पे आया है। अल सल्वाडोर, इसके बारे में लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग कंपनियों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसको छत के नाम से जाना जा रहा है, इसकी स्थापना की है। ठीक है, अब यहीं पे बात करें, एयरबीएनबी, इजी माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री यानी छत नामक एक नया उद्योग संघ स्थापित किया है। छत छोटी कंपनियों और यात्रा और अतिथि प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों की मदद करेगा। अब छत के बारे में जरा बात करें कि यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और घरेलू पर्यटन के डिजिटल परिवर्तन में मदद करेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए एक लीडर के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक सदस्य के पास छत संसाधनों और लाभों तक पहुंच रहेगी और यह साल भर के कार्यक्रमों में भागीदारी भी करेगा और यात्रा तकनीक, पारिस्थितिकी तंत्र तक ये पहुंच भी रखेगा। व्यापार कार्यक्रम, विशेषज्ञों को शामिल करने में अन्य लोगों के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व भी ये प्रदान करेगा। ठीक है जी, तो छत का संबंध किससे है? आप ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडस्ट्री से आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, भारत और थाईलैंड के बीच कोरपट अभ्यास शुरू हुआ है। कोरपट संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है? तो भारत और थाईलैंड। क्लियर? भारत और थाईलैंड ने 2 देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समन्वित गश्ती या कॉर्पेट का 31वां संस्करण ये शुरू किया है। पहला पॉइंट किनके बीच हुआ है, कौन सा संस्करण हुआ है, ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये पे कॉर्पेट अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये पहला द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत सरयू और थाईलैंड की ओर से HTMS कार्बी इसमें हिस्सा लेंगे और इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के डॉर्नियर मैरीटाइम्स पेट्रोल विमान भी इसमें हिस्सा लेंगे। अब इससे भारत थाईलैंड के संबंध में क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में जानें। दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं क्योंकि दोनों बंगाल की खाड़ी के 7 देशों के समूह के सदस्य भी हैं, है ना, जो दक्षिण एशियाई थाईलैंड और म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया से एक मंच पे लेके भी आता है। तो कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की घोषणा की है। ये आंकड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यहां से ये फैक्चुअल प्रश्न देखने को बन सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उसमें MSP में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि केंद्र सरकार ने धान के लिए MSP 72 रुपए की वृद्धि करते हुए 72 रुपए की वृद्धि की है, जो अब 2021-22 की फसल के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, धान के लिए कितना रखा है गाइस, 1940 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, उसके बाद तिल और उसके बाद अरहर और उड़द के लिए पिछले साल की तुलना में MSP में सबसे अधिक पूर्ण वृद्धि की सिफारिश की गई है। वहीं पे मूंगफली नाइजर बीज पर MSP में क्रमशः 275 रुपए प्रति क्विंटल
और 235 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि यहाँ पे सामने आई है देखने को। फसल विविधीकरण की बात करें तो प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभेदक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया था। अब एमएसपी की जो फसलें हैं इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिन फसलों पर एमएसपी और एफआरपी की सिफारिश की जाती है उनमें शामिल कौन कौन से हैं। अनाज के अंतर्गत है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का और रागी। दालों की अगर बात करें तो चना, अरहर, उड़द, मूंग और दाल। ठीक है। उसके बाद तिलहन की बात करें तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तोरिया, सूरजमुखी के बीज, कुसुम बीज, तिल और नाइजर बीज। कच्चा कपास की बात करें, कच्चा जूट, भूसी रहित नारियल और अंततः गन्ना। ठीक है। तो ये इन फसलों पे एमएसपी को महत्व दिया गया है। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए गाइस कि एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, अभी जो आप लोगों ने यहाँ देखा दालों के संदर्भ में, चना, अरहर, उड़द, मूंग, है ना, जो अन्य दालें हैं, इनमें से किस दाल को तूर दाल के नाम से जाना जाता है? किस दाल को तूर दाल के नाम से जाना जाता है? ये अभी लास्ट ईयर किसी एग्जाम में ये प्रश्न सामने आया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप लोग गलत बताते हैं तो आपको करेक्ट आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने होते हैं। कहीं ना कहीं हमें एग्जाम भी पास करना है, इसको टारगेट लेके चलिएगा। तो वीकली जो करंट अफेयर हम लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं, उसको ध्यान से समझते हुए आप लोग आगे बढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।